हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए, अब तक आप थर्ड चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आज नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब चुंबकत्व स्टार्ट हो रहा है बेटा, इसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, नए चैप्टर का मैग्नेटिज्म। तो ये चैप्टर का नाम है बच्चों, ये स्टार्ट होगा। अब मैं डेली इस चैप्टर का नाम नहीं डालूंगा। तो देखें, यहाँ मैंने एक कोडिंग बनाई है जिससे कम जगह घिरे, S12C4L1। तो इस कोडिंग को आप समझ लें भाई, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कोडिंग समझ जाएंगे। एस स्टैंडर्ड यानी कक्षा आपकी 12th, तो आज 12th क्लास की फिजिक्स। C4 यानी चैप्टर नंबर 4, L1 इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो ये कोडिंग आप ध्यान रखेंगे, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि सर कौन सी क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उस चैप्टर का कौन सा लेक्चर है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हर लेक्चर में अब मैं यही कोडिंग डाला करूँगा बच्चों। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात हम बताएंगे। अभी तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली, अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है चुम्बक का, और चुम्बक आपने देखी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चुम्बकीय क्षेत्र की संकल्पना, यानी उसके कॉन्सेप्ट से कि चुम्बकीय क्षेत्र आखिर है क्या। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, नया चैप्टर है, नए जोश के साथ पढ़िए और ध्यानपूर्वक सीखते चलिए सिस्टमेटिक वे में, जिससे आपको कोई असुविधा किसी भी टॉपिक को समझने में न हो। एक्चुअली बड़े बारीकी से समझना इस चीज़ को, मैं बहुत बारीकी से आपको उदाहरणों के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। कि जैसे चुम्बकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको सीखने जा रहे हैं। जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको समझाना आसान है कि मार्कर क्या होता है। भाई ये मार्कर है, इसमें इंक भरी होती है, इसमें एक कैप होता है, इस पॉइंटर से हम लिखते हैं, ये वाइट बोर्ड है। तो इन चीज़ों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन चुम्बकीय क्षेत्र जो क्षेत्र है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसको समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट उसका क्या है। तो देखें भाई, अगर हम किसी वस्तु पर यांत्रिक बल लगाना चाहते हैं तो हमें उसके संपर्क में जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। आपको किसी के गाल पर थप्पड़ मारना है, वो व्यक्ति आपसे 4 मीटर दूर खड़ा है, आपने यहाँ से ऐसे कर दिया, तो क्या आपका थप्पड़ यानी आपके हाथ द्वारा लगने वाला पेशीय बल या यांत्रिक बल क्या उसके गाल पर लग जाएगा? नहीं लगेगा। आपको उसके कांटेक्ट में, उसके निकट जाना पड़ेगा, उसके संपर्क में जाना पड़ेगा, तब आप उसके थप्पड़ मारेंगे। आपको कोई वस्तु खिसकानी है यानी इस पर बल लगाना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि बल लगा रहा हूँ देखिए, लेकिन ये खिसक ही नहीं रहा। तो भाई यांत्रिक बल लग ही नहीं रहा है। कब लगेगा इस पर बल? मैं इसके संपर्क में जाऊंगा और इस पर बल लगाऊंगा, देखिए तभी तो लगा। बिना संपर्क के आप बल नहीं लगा सकते। इस बोर्ड पर मुझे बल लगाना है तो ऐसे नहीं लगा सकता, नहीं लग रहा बल, यहाँ पर इसके कांटेक्ट में जाके ही बल लगा पाऊंगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन प्रकृति में कुछ बल ऐसे भी हैं जो बिना संपर्क के भी लगते हैं। बात समझ रहे हैं कैसे? जैसे देखिए, ये पृथ्वी है, ओके। पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, इसको अपनी ओर खींच रही है। चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, जबकि वो एक दूसरे से बहुत दूरी पर है। हो रहा है कि नहीं? अगर हम एक चुम्बक यहाँ रख दें और एक चुम्बक यहाँ रख दें, बहुत दूरी पर हैं लेकिन फिर भी ये बल लगाती हैं। अगर जैसे एक से ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विपरीत ध्रुव हैं जैसे उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव S, तो ये आकर्षित होंगी। ये चुम्बक इसको अपनी ओर खींचेगी। आपने यहाँ आलपेन, मान लो यहाँ कोई ये लोहे का टुकड़ा है, चुम्बक यहाँ से लाए और बहुत दूर है, फिर भी खींच लेती है। वो संपर्क में नहीं आ रही, फिर भी बल लगा रही है चुम्बक। 2 बिंदु आवेश रख दीजिए, एक आवेश ये, एक आवेश ये। आपने पढ़ा कूलाम का नियम, दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, ये
कितनी दूरी पर है, फिर भी दूर से ही बल लगा रहे हैं बच्चों, दूरी पर ही बल लगा रहे हैं, संपर्क में नहीं है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये आकर्षित करने लगेंगे एक दूसरे को। तो दूरी होने के बावजूद भी बल लग रहा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बल लग रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। तो एक पिंड दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल बिना एक दूसरे के संपर्क में जाए, एक दूरी पर ही बल लगा लेता है। तो ये दूरियों पर जो बल लग रहे हैं ये अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा लग रहे हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? अन्योन्य क्रिया। दूरी पर अन्योन्य क्रिया। दूरी पर होने के बावजूद उन पर बल लग रहा है, तो ये एक विशेष प्रकार के बल हैं, आंतरिक बल नहीं हैं। तो दूरी पर अन्योन्य क्रिया हो रही, यानी इंटरैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरैक्शन। तो ये क्यों हो रहा है, इसको समझना है। तो इसी बात को समझने के लिए कि बिना संपर्क में आए भी बल लग रहा है, यही क्या है? इंटरैक्शन। कैसे लग रहा है, इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट, एक संकल्पना लेके चलते हैं क्षेत्र की। तो देखें क्षेत्र क्या है। अब किसकी बात करेंगे कि क्षेत्र आखिर है क्या? फील्ड। फील्ड का मतलब आप उस फील्ड से मत समझ लीजिएगा कि क्रिकेट ग्राउंड, वो भी फील्ड होता है कि चलो फील्ड पर क्रिकेट खेलने चल रहे, ठीक है। किसान के लिए जो किसान का खेत है वो भी उसके लिए फील्ड होता है। यहाँ उस क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, यहाँ वो क्षेत्र है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखें किसी वस्तु की उपस्थिति मात्र ही, कोई वस्तु मैंने यहाँ रख दी, जैसे ये वस्तु ही ले लीजिए आप, ये क्या है? इस पेंसिल का कैप। तो ये वस्तु अपने आसपास के आकाश को, जो ये फ्री स्पेस, जो स्पेस है, जो आकाश है, उसको प्रभावित कर रही है। जितने हिस्से को प्रभावित कर रही है इसकी उपस्थिति मात्र ही, वही उसका क्या है? क्षेत्र है। अब आप कहेंगे सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्षेत्र दिखाई ही नहीं देगा बच्चों। पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी आकाश में, स्पेस में स्थित है, तो इसकी उपस्थिति से चारों ओर एक क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र के अंदर तक ही वस्तु इस पर बल लगा पाए, किसी वस्तु को अपनी ओर खींच पाएगी। इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अगर ये वस्तु बाहर चली जाए तो ये उस पर बल नहीं लगा पाएगी। वो क्षेत्र है, उसकी उपस्थिति से उसका वातावरण, उसके चारों ओर का स्पेस प्रभावित होता है। वही स्थान, वही आकाश क्या कहलाता है? क्षेत्र। अब वो क्षेत्र कई प्रकार का हो सकता है। अच्छा, एक ऐसे समझ लीजिए, व्यवहारिक उदाहरण है, वो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। जैसे इस कमरे में मैं एक गुलाब का फूल बीच में ला कर रख दूँ, तो आसपास जो लोग बैठे होंगे, एक निश्चित दूरी तक के लोग ही उसकी खुशबू को महसूस कर पाएंगे, यानी उसने अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित कर दिया गुलाब के फूल ने, तो वो उसकी खुशबू का क्षेत्र हो गया। उसकी एक सीमा होगी बच्चों, कि मान लो 4 मीटर तक खुशबू सुनाई दे रही है, तो 6 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति बैठा है, उससे पूछेंगे खुशबू आ रही है, वो कहेगा नहीं आ रही, तो वहाँ तक उसने प्रभावित नहीं किया। तो एक निश्चित आकाश को ही प्रभावित करती है कोई वस्तु, तो वो उसका क्या है? क्षेत्र है। जैसे आपने कोई आवेश रख दिया, एक आवेश Q1, तो इसके चारों ओर का आकाश प्रभावित हुआ, समझ रहे हैं। एक दूसरा आवेश रखा Q2, इसके चारों ओर का आकाश प्रभावित हुआ, तो यही क्षेत्र हैं। यही क्षेत्र आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और यही क्षेत्र ही दोनों के बीच एक बल का जन्म देते हैं। तभी उनके बीच बल लगता है, जब वो एक दूसरे के क्षेत्र में होते हैं। क्षेत्रों से बाहर हैं तो कोई बल नहीं लगेगा। तो आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे क्या कह देते हैं? वैद्युत क्षेत्र। कोई चुंबक हमने कहीं रख दिया, उस चुंबक के चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। तो इसी चीज को समझना है कि किसी चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र, एक आकाश जो है वो प्रभावित होता है, वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो एक बात बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न हुआ है? आवेश से। वैद्युत क्षेत्र में अगर आप चुंबक रखोगे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्षेत्र डिफरेंट प्रकार के हो गए। एक से क्षेत्र ही अन्योन्य क्रिया करते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के पास आपने आवेश ले जाके रख दिया तो उस पर बल नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? मुझे ध्यान नहीं रहा मैंने कौन सी चीज़ किस में रखी थी, चलो दोबारा बताता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में अगर चुंबक ले जाके रखेंगे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाके रखेंगे तो उस पर बल नहीं लगेगा। एक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसमें दूसरा आवेश ही बल का अनुभव करेगा, और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक ही चुंबकीय बल का अनुभव करेगी। तो बात समझ में आ रही है? अन्योन्य क्रिया एक से क्षेत्रों में ही होगी। तो खैर, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या था ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया कि जो चुंबक है उसके आसपास का क्षेत्र प्रभावित होता है, जो आकाश है वो जो प्रभावित हो रहा है, जितना आकाश जितना स्पेस उसके चारों ओर का, वही उस चुंबक का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव लाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव लाएं, वो बल का अनुभव करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबक से उत्पन्न हुआ बच्चों। तो ये जानकारी बहुत पहले से थी, बहुत सालों पहले, 2000 साल पहले भी चुंबक के गुणों की जानकारी थी कि चुंबक ऐसे दूसरी धातु को खींच लेती है, दूसरी चुंबक को खींच लेती है। लेकिन बच्चों अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है या वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र है क्या, ऐसे कोई अब तक नहीं जानता, न किसी ने देखा है। ये एक संकल्पना है जिससे हम इन बलों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उससे जो नियम बन रहे हैं उनको गणितीय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, भौतिकी के नियम बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है गलत है, हमने नहीं देखा तो गलत है। तो हमारी संकल्पना है जिससे हम फिजिक्स को, इन टॉपिक्स को, चुंबकत्व को समझने में या वैद्युतिकी को समझने में आसानी हो, इसके लिए इन क्षेत्रों की संकल्पना की गई है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, मूलभूत हमारी संकल्पनाएं हैं। आप ये कहें कि सर हमें क्षेत्र दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते बच्चों। तो ये संकल्पना है, ये बात ध्यान रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। तो अब बच्चों बात करेंगे अगले टॉपिक की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, ये चीज़ मैंने समझाई थी, आपके समझ में आ गई होगी। चलिए एक स्क्रीनशॉट तो ले लो। तो बच्चों अब चलते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या, पहला ही टॉपिक है। अभी तो हमें कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑस्टर का प्रयोग, बात समझ रहे हैं। तो देखें अभी हमने देखा कि चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये तो एक जनरल बात हो गई। लेकिन सन 1820 में, कब की बात है, सन 1820 की बात समझ रहे हैं। आज से लगभग कितनी वर्ष हो गई बच्चों, 200 वर्ष पूर्व की बात हो गई, क्योंकि 1920 तक 100 साल हो गई, फिर 2020 तक 2020 तक 2020 चल रही है, तो 100 साल और तो 200 साल हो गई। तो 200 साल पहले ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे ऑस्टर, उनका एक प्रयोग है। इस प्रयोग में उन्होंने ये बताया है कि विद्युत धारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, चुंबक तो करती ही है, जनरल बात हो गई, उसमें कोई विशेष बात नहीं है कि विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। लेकिन नई चीज़ क्या है कि विद्युत धारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो वही उसका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसको समझिए, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे सिद्ध किया इस बात को। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक को समझेंगे, क्या प्रयोग किया था उसको समझें। देखिए बच्चों, एक चुंबकीय सुई होती है, आपने देखी हो, चुंबकीय सुई इस तरीके से होती है, एक छोटी सी डिब्बी में बंद होती है
और उसमें एक चुम्बकीय सुई होती है उसके अंदर, इस तरीके से एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव। इसको जब आप नॉर्मली कहीं रखेंगे, जिसको दिक्सूची कहते हैं, दिशा भी बताती है कि इसका जो एंड पॉइंट है वो उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, पृथ्वी की उत्तर दिशा को बताएगा, और एस ध्रुव पृथ्वी की दक्षिण दिशा को बताएगा। ये आप जानते हैं कि चुम्बक सदैव स्वतंत्र स्थिति में उसके आसपास कोई चुम्बकीय क्षेत्र न हो तब वो क्या है, किस दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। अगर वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहर रही है, इसका मतलब उसके आसपास कोई अन्य चुम्बक भी रखी हुई है, कोई अन्य चुम्बकीय क्षेत्र भी है, तभी तो उत्तर दक्षिण में नहीं ठहरेगी। और वैसे कहाँ ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ही। तो ये दिक्सूची होती है। तो अब प्रयोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑस्टर ने क्या प्रयोग किया था? उन्होंने बच्चों एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की थी। उन्होंने देखिए, जैसे ये तार है, इस तार को बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक, ये कुंजी है, और इस तार को एक चुम्बकीय सुई के ऊपर रखा। चुम्बकीय सुई के ऊपर रखा तो उस समय चुम्बक और वो चुम्बकीय सुई, देखिए चुम्बकीय सुई नॉर्मली रखी हुई है और किधर ठहरी हुई है, नॉर्थ साउथ में। तो उसी चुम्बकीय सुई के समांतर, जैसे मान लो ऐसे ठहरी है, चुम्बक के अंदर जो सुई है, चुम्बकीय सुई जो है मान लो ऐसे है, समझना बात, ठीक है, ऐसे है। तो उस तार को उसी के समांतर उन्होंने रखा इस तरीके से, उसी सुई के, यानी तार भी उत्तर दक्षिण दिशा में हो गया, बात समझ रहे हैं, उसके समांतर है। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब बच्चों उन्होंने क्या किया कि इसको बैटरी से कनेक्ट किया, लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की है, कुंजी बंद नहीं की है अभी, यानी इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। तो चुम्बकीय सुई नॉर्थ और साउथ में ही ठहरी है, उसी के समांतर है, कोई विक्षेप नहीं है। फिर जैसे ही उन्होंने क्या किया कि कुंजी को लगा दिया, इस कुंजी में प्लग लगा दिया, यानी अब इस तार में विद्युत धारा बहने लगी, ऐसे बहेगी प्लस से माइनस की ओर, ये तो आप जानते हैं। तो जो चुम्बकीय सुई है वो पहले ऐसे थी, नॉर्थ साउथ में उसी तार के समांतर थी, लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित की वो विक्षेपित हो गई, समझ रहे हैं, अब ऐसे हो गई। सॉरी भाई, दोबारा बनाते हैं बच्चों। पहले तार के समांतर थी सुई, यानी पहले की स्थिति ये थी, डॉट डॉट से बनाई है मैंने पहले वाली सिचुएशन। पहले ऐसे थी, एन इधर था, ऐसे यहाँ था, लेकिन जैसे ही कुंजी लगाई, जब इसमें धारा बहने लगी तो ये सुई इस तरीके से हो गई बच्चों। तो ये उसकी बाद की स्थिति है, विक्षेपित हो गई। अब नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर घूम गई। अब सुने, यानी उस पर एक बल लगा, चुम्बकीय बल, और चुम्बकीय बल कहाँ लग सकता है, चुम्बकीय क्षेत्र में ही लग सकता है। कोई भी चुम्बक अपने आप ऐसे नहीं घूम जाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में है तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरी रहेगी। जब उसके पास कोई चुम्बक लाएंगे तब विक्षेपित होगी, यानी जब उसके पास कोई चुम्बकीय क्षेत्र होगा उसके आसपास, तभी वो विक्षेपित होगी। तो यहाँ विक्षेपित होने का क्या अर्थ हो गया कि जब हमने धारा बहाई तभी विक्षेपित हुई, और हमने क्या देखा कि धारा की प्रबलता बढ़ा रहे हैं, धारा की मात्रा बढ़ा दी, जैसे पहले 1 एम्पियर थी अब 4 एम्पियर कर दी, तो विक्षेप और ज़्यादा बढ़ गया। इसको, तार को इस चुम्बक के जितना नज़दीक लाए तो विक्षेप और बढ़ गया। तो इसका मतलब इस धारा के कारण इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ धारा नहीं थी, विद्युत धारा नहीं बह रही थी, तो उत्तर दक्षिण में ही ठहरी थी। यहाँ धारा जैसे ही बहने लगी वैसे ही विक्षेप उत्पन्न हो गया। और मैंने भी बताया था कि चुम्बक पर चुम्बकीय क्षेत्र ही बल लगा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो वो किस वजह से हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों केस में
अंतर केवल विद्युत धारा बहने का है। यानी विद्युत धारा के बहते ही वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यही कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इसके आगे आप देखेंगे, आप कहेंगे तो सर बहुत साधारण सी बात होगी, लेकिन जब इसके आप इफ़ेक्ट देखेंगे कि इस प्रयोग के आधार पर फिजिक्स में देखिए कितना बड़ा योगदान मिला है। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे आप देखते जाना, सब समझ में आ जाएगा आपको। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, बहुत सारे उपकरण पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो आपके दैनिक जीवन में काम आ रहे हैं, आपकी सुख सुविधाओं में काम आ रहे हैं। तो अभी नहीं बताएंगे, सीक्रेट है, पढ़ते रहिए, राज को अभी राज रहने दीजिए। तो ध्यान से चलते चलते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बात समझ रहे हैं बच्चों? आ गई बात समझ में? अब बात ये आती है कि जब उन्होंने धारा की दिशा पलट दी, अब क्या किया? बैटरी की पोलरिटी पलट दी तो धारा की दिशा पलट जाएगी। तो अब धारा ऐसे बहने लगी, तो चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। तो नॉर्मल तो ये थी बच्चों पहले, और अब किधर विक्षेपित हो गई? ऐसे। अब नॉर्थ इधर आ गया, इस दिशा में विक्षेपित हो गया। बात समझ रहे हैं? यानी क्षेत्र की दिशा पलट गई तो विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। तो इन प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है उसको हमने एक्सपेरिमेंट से समझ लिया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर क्यों हो गया, क्योंकि प्रूफ मौजूद है। ऑस्टर ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये उसका सबूत है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब बच्चों एक बात और कर लेते हैं लगे हाथों, कि इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे कि उत्तरी ध्रुव इधर विक्षेपित होगा या इधर विक्षेपित होगा। तो उसके लिए देखें, ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। चुंबकीय सुई के विक्षेपित होने की दिशा ज्ञात करने के लिए एम्पियर का तैरने के नियम में बच्चों यहाँ हम आपको ये नहीं सिखाएंगे, यानी एम्पियर ये नहीं सिखाएंगे कि नदी में कैसे तैरते हैं, स्विमिंग पूल में कैसे तैरते हैं, ये नहीं है। ये नियम क्या बताएगा कि उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, एम्पियर का तैरने का नियम कहलाता है ये बच्चों, इसका नाम है। नाम से ये मत सोचना कि अब एम्पियर आपको तैरना सिखाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। इस नियम को समझ लें। देखो एम्पियर ने ये बताया, एम्पियर को तो आप जानते ही हैं, ये एक वैज्ञानिक हैं और इन्हीं के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर पड़ा है बच्चों। तो देखें एम्पियर ने क्या बताया था कि यदि कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है, ठीक, पानी में तैर रहा है, तो जैसे मैं एक व्यक्ति बनाता हूँ, ये तैर रहा है और किस दिशा में तैर रहा है, जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है उसी के समांतर। जैसे चालक में इस वाली की बात करते हैं, तो जब व्यक्ति ऐसे है तो ये उसका लेफ्ट हैंड हुआ बच्चों और ये हुआ उसका राइट हैंड। बात समझ रहे हैं? तो उस तार को उसके समांतर रखा है जिधर वो तैर रहा है, ठीक। और धारा की दिशा ऐसे है कि वो उसके पैरों की तरफ से प्रवेश करती हुई सिर की तरफ से निकल रही हो। देखो ऐसे ही तो है,
यानी इस दिशा में पैरों से सिर की ओर तार है। समांतर तो ऐसे भी हो जाता कि तार की वो धारा की दिशा इधर भी हो सकती थी, तार फिर भी समांतर था। समांतर है तार के, वो तार को उसके तैरने के समांतर रखा है और धारा की दिशा इस तरीके से है कि धारा उसके पैरों से प्रवेश करती हुई सिर की तरफ से निकल रही होती तो दिशा क्या होती है, इस तरीके से। तो इस स्थिति में चुंबकीय सुई, जैसे ही धारा इस दिशा में प्रवाहित की जाएगी, चुंबकीय सुई उसके लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित हो जाएगी, जो कि यहाँ हुई है, देखिए। तो यही क्या कहलाता है, एम्पियर का तैरने का नियम। तो इससे हम ये दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। उत्तरी ध्रुव मान लो पहले इधर था, तो अब एंड एस इधर लेफ्ट हैंड की तरफ को विक्षेपित हो जाएगा, और विपरीत दिशा कर देंगे तो विपरीत दिशा में होगा, तो राइट हैंड की तरफ हो जाएगा। तो बच्चों, ये रहा एम्पियर के तैरने का नियम, इसका एक स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो सारांश रहेगा वो ये है कि सबसे पहले हमने ये देखा कि क्षेत्र क्या है। हमने क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, विद्युत क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, और ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उससे हमने ये प्रूव किया कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। उसके विक्षेपण की दिशा को ज्ञात करने के लिए एम्पियर का तैरने का नियम भी पढ़ा। अब बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट के बाद बात आती है कि ऑस्टर ने तो केवल इतना बताया कि इस प्रभाव को बताया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि कितना करती है, कितनी दूर पर कितना होगा, किसी बिंदु पर किसी धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी होगी, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, क्या हर जगह एक सा होगा या डिफरेंट दूरियों पर डिफरेंट होगा, क्या धारा पर डिपेंड करेगा, क्या धारा का मान बदल देने पर चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। तो इन सब प्रश्नों के जवाब आपको समझाने के लिए हमें एक नया नियम पढ़ाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं वायो सावर्ट का नियम। ये दो वैज्ञानिकों के नाम हैं बच्चों, वायो एंड सावर्ट। तो इन्होंने तो ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अब कितना होगा इसको कौन बताएंगे, वायो एंड सावर्ट, जिसको कहेंगे कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वायो सावर्ट का नियम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज शुरुआत है, पहला दिन है। आज हमने कॉन्सेप्चुअल बातें कर ली, कॉन्सेप्ट सीख लिया, चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो जो अगला टॉपिक है बायो सावर्ट का नियम, यहाँ से आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यानी गणितीय स्वरूप, गणितीय नियम जो हैं गणितीय रूप में आपको यहाँ से दिखाई देंगे। आप सूत्र निकालेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का क्या सूत्र है, धारावाही चालक से कितना है, वृत्ताकार चालक हो, धारावाही लूप हो तो कितना होगा, परिनालिका से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक टॉरॉयड से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इन सब प्रश्नों के जवाब नए लेक्चर से, क्योंकि एक मूल शुरुआत होने जा रही है, यहाँ कंसेप्चुअल बातें थीं, तो अब मूल शुरुआत होने जा रही है, उसको हम लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन करेंगे। तो नई ऊर्जा के साथ अगले लेक्चर में आइएगा और इस यूनिट को ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।